हेलो दोस्तों, कैसे हैं प्यारे। चलिए, आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो आज ये जो मॉडल पेपर 2022 का है, ठीक है, उसमें हम पिछले वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 24 तक करवा दिए थे, साइंस का है, ठीक है। आज 25 से क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो मेरे प्यारे, एक बार रिक्वेस्ट कर दे रहा हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ओके, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 जो है, बोल रहा है कि नाइट्रोजन के दो परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं, यानी कितने बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो कितने बॉन्ड यानी आबंध होते हैं, तो याद रखिए नाइट्रोजन के बीच जो बॉन्ड होते हैं वो होता है आपको 3 गो बॉन्ड होता है, यानी 3 आबंध होता है, यानी 3 ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। आई होप मेरे प्यारे समझ गए होंगे। नेक्स्ट याद रखिए, ठीक है। नाइट्रोजन के बीच कितना होता है, 3 आबंध होता है। ऑक्सीजन के बीच अगर याद रखना है आपको तो 2 आबंध होता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमसे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है। देखिए, हीरा तो सुचालक है नहीं, कुचालक है। आयोडीन से भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा, सल्फर यानी गंधक से भी नहीं होगा। आपका ग्रेफाइट है, आप देखे होंगे ग्रेफाइट, आप देखे होंगे, ठीक है। ग्रेफाइट बता दे रहा हूँ मैं कैसा ग्रेफाइट होता है। आप पेंसिल का यूज किए हैं ना, इस पेंसिल के ये जो उगता है, ये जो भाग उगता है, यही आपका क्या होता है, यही आपका होता है पेंसिल का अंदर का भाग जो उगता है, ठीक है, जिससे हम लोग लिखते हैं वही ग्रेफाइट है। भूल से भी आप अगर दोनों ओर पेंसिल का जो ये क्या बोलते हैं उसको, अगर शार्प किया हुआ हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे किसी विद्युत परिपथ में न लगाएं, नहीं तो आपको करंट लग सकता है। ओके, क्योंकि यह विद्युत का सुचालक होता है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमसे बोल रहा है कि कार्बन के सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कितनी होती है। सबसे बड़ी बात जानेंगे कि कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है, 6। हम जानते हैं कि पहला कक्षा में जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन रखाता है, दूसरे में 8 रखाता है, ठीक है। तो 6 है तो पहले में तो 2 भर देंगे, तो लास्ट में कितना बचा, 4, यानी अंतिम सेल में कुल इलेक्ट्रॉन कितना रखाएगा, बाहरी सेल में 4, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। ओके, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 28 में हमसे बोल रहा है एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो देखिए, एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n होता है, CnH2, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। एल्कीन के जहाँ तक बात बोला जाए, अगर CnH2n+2 की बात बोला जाए तो CnH2n+2 जो होता है ये एल्केन का होता है। किस चीज़ का होता है, एल्केन का क्या होता है, CnH2n+2। एल्कीन का क्या होता है, CnH2n हो जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, CnH2n-2, ये हो जाता है आपका एल्काइन का। ये क्या चीज़ का होता है, बी नंबर एल्काइन का, ठीक है। एल्काइन का हो जाता है आपका CnH2n-2, एल्केन का हो जाता है CnH2n+1 और एल्कीन का हो जाता है CnH2n+2। आई होप समझ गए होंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसका कोई अर्थ नहीं है, ठीक है, ये जनरल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि समान आणविक सूत्र, यानी आणविक सूत्र यानी अणुसूत्र भी इसको बोल सकते हैं, समान आणविक सूत्र या अणुसूत्र, लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं। तो उसका कहलाता है संरचनात्मक समवयव, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका मेंडलीव, ठीक है। मेंडलीव जो थे, आपको पता होगा मेंडलीव को आवर्त सारणी का बनाने का श्रेय जाता है, लेकिन आधुनिक जो है वो बनाए हैं आपका मोसले,
ठीक ना। ये जो देख रहे हैं तस्वीर, ये है मोसले, और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बाएं साइड में जो तस्वीर देख रहे हैं, ये है मेंडलीव साहब और ये है मोसले साहब, ठीक ना। तो मेंडलीव साहब तो पहले समझ लीजिए कि इसका बता दे रहे हैं हम, डोबरेनर साहब पहले बार डोबरेनर, उसके पहले आपका जो व्यक्ति थे लभवाजे थे। कौन थे? लभवाजे थे, जो धातु अधातु में तत्वों को बांटे थे। उसके बाद डोबरेनर आए। डोबरेनर जो थे, डोबरेनर, ये डोबरेनर मेरे प्यारे ये तिर्यक नियम का प्रतिपादन किए। उसके बाद आए आपका न्यूलैंड्स। कौन है? न्यूलैंड्स। ये न्यूलैंड्स जो आए, इन्होंने अष्टक नियम का प्रतिपादन किए। उसके बाद मेंडलीव आए, मेंडलीव, ठीक है, मेंडलीव आए तो इन्होंने एक आवर्त सारणी उन लोगों से भिन्न बनाए, ठीक ना, जो आधारित था परमाणु द्रव्यमान पे। क्या चीज़ पर? परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। लेकिन आज की जो अगर आपसे पूछे कि आधुनिक आवर्त सारणी किनके नियमों पर आधारित है, तो वो है मोसले साहब, ठीक ना। मोसले साहब के नियम पर आधारित है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी कहे या मोसले का आवर्त सारणी कहे तो वो परमाणु संख्या पर आधारित है, और ये मेंडलीव वाला क्या चीज़ पर था? परमाणु द्रव्यमान पर था। ओके, आई होप मेरे प्यारे समझ गए होंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फिर आवर्त सारणी से हमको दे दिया है कि आधुनिक आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। तो देखिए, ग्रुप कहिए, समूह कहिए या वर्ग कहिए, बात क्या है? बराबर है। देखिए बेवकूफ़ बनाया है। बेवकूफ़ क्या बनाया है? तो आधुनिक कह रहा है। आधुनिक कहे या मेंडलीव वाला कहे, बात बराबर है, ठीक है। जो इस तरह से जो खड़ा है, ये जो आप देख रहे हैं, ये है आपका समूह यानी ग्रुप या वर्ग कहेंगे। ये वाला जो क्षैतिज कतार देख रहे हैं, इसको बोलते हैं हम आवर्त बोलते हैं, यानी पीरियड बोलते हैं। ओके, आई होप मेरे प्यारे समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमसे बोल रहा है कि अम्लराज में H सांद्र HCl एवं HNO3 का अनुपात 3:1 होता है। कितना होता है? 3:1। स्पष्ट याद रखिएगा, 3:1 होता है। ओके, तो देखेंगे मेरे प्यारे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, ये बोल रहा है कि हरे पौधे कहलाते हैं, ठीक ना। तो हरे पौधे क्या हैं? स्वपोषी हैं, मृतजीवी हैं, परजीवी है, उपयुक्त सभी। जी नहीं, स्वपोषी है। स्वपोषी एट्रोट्रॉफ्स किसको बोलते हैं? जो अपना भोजन खुद बनाता है। आप जानते होंगे कि हरे पौधे जो होते हैं, वो अपना भोजन जो होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा सूर्य के प्रकाश CO2 और हरित लवक, वही, ठीक ना, इसकी उपस्थिति में यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो पेड़ पौधे जो होते हैं अपना फोटोसिंथेसिस की क्रिया पूरा करते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी करते हैं और अपना भोजन क्या करते हैं? बनाते हैं, ठीक ना। और अपना भोजन क्या करते हैं? बनाते हैं। तो जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं जी? तो उसको कहते हैं स्वपोषी। और जो अपना भोजन बनाने के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं या पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं, उसे कहते हैं परपोषी। जैसे हम लोग जो हो गए, हम लोग परपोषी हैं, ठीक ना। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग जो है पेड़ पौधे द्वारा बनाए गए भोजन से ही हम लोग क्या करते हैं कि अपना भोजन करते हैं। ओके, तो मेरे प्यारे आई होप समझ गए होंगे कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए इसको हम स्वपोषी कहते हैं, ठीक है। हम लोग परपोषी हैं क्योंकि हम लोग अपना भोजन खुद नहीं बनाते, हम पेड़ पौधों पर आश्रित रहते हैं। ओके, आई होप देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि छोटी आंत में पाए जाने वाले रसांकुर का क्या कार्य है। तो देखिए, इस रस जो होता है इसका काम है माने डाइजेशन यानी पाचन की क्रिया है, पाचन का कार्य करता है वो कौन? रसांकुर। ओके, आई होप मेरे प्यारे समझ गए होंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि क्रेब्स चक्र की क्रिया
कहाँ होती है? तो क्रेब्स चक्र की जो क्रिया होती है ये आपका होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक ना। अब आप जानते होंगे माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? ऊर्जा गृह कहा जाता है, ठीक ना। ऊर्जा कोशिका सेल, ठीक है। इसमें ऊर्जा का क्या होता है, इसको पावर हाउस बोलते हैं, ठीक ना। तो क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो वो होती है संपन्न आपको माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके, देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि पादप में, यानी पादप यानी पेड़ पौधों में, पादप माने क्या होता है? पेड़ पौधे। पेड़ पौधों में अनोक्सिक श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो अंतिम उत्पाद जो होता है इथाइल एल्कोहल होता है। क्या होता है? इथाइल एल्कोहल होता है। आई होप मेरे प्यारे समझ गए होंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? देखिए बहुत सिंपल सी बात है। ज से जल और ज से जाइलम, यानी पाई लगा करके, ज से जल और ज से जाइलम, ठीक ना। तो पौधों में जल का जो परिवहन यानी ढोने का जो काम करता है वो कौन करता है प्यारे? जाइलम करता है, ठीक है। और फ्लोएम जो होता है कि ये क्या करता है कि भोजन का हम सभी पत्तियों में पहुंचाने का काम करता है, ठीक है, बने हुए भोजन को। आई होप मेरे प्यारे समझ गए होंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसमें हमको कह रहा है कि खुला परिवहन तंत्र, खुला यानी ओपन, ठीक ना, जो परिवहन तंत्र होता है वो किस में पाया जाता है? देखिए बिल्ली में, मनुष्य में, पक्षी में तो पाया नहीं जाएगा। खुला परिवहन तंत्र रहेगा, नस जो होगा खुला होगा तो फिर कैसे काम चलेगा? ये तितली में होता है, ठीक है। आप ये समझ लीजिए, तितली में इसका ऑप्शन हो जाएगा 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है आपका वो कुछ इस प्रकार से है। बोल रहा है कि इनमें से कौन पादप उत्सर्जी पदार्थ नहीं है? देखिए रेजिन हैले है, ठीक है, टैनिन हैले है, लेटेक्स हैले है, स्टार्च नहीं है, ठीक है। ये तो भोजन के रूप में संचित होता है। स्टार्च इसमें जो है उत्सर्जी पदार्थ नहीं है। उत्सर्जी पदार्थ मतलब जो अवशिष्ट पदार्थ, ठीक है, जो पेड़ पौधे अपना छोड़ते हैं। तब पादप की बोल रहा है यहाँ, पादप यानी पेड़ पौधों की बात बोल रहा है, ठीक है। तो स्टार्च जो है ये आपका समझ लीजिए कि उत्सर्जी पदार्थ नहीं है, ये तो एनर्जेटिक चीज़ है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, क्वेश्चन नंबर 40 जो है, इनमें कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो देखिए अमोनिया, अमोनिया यानी NH3 बनता है, ठीक है। अमोनिया NH3 क्या होता है? एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है और ये उत्सर्जी पदार्थ है। ये सबसे ज़्यादा हानिकारक उत्सर्जी पदार्थ है अमोनिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मेरे प्यारे है, यानी 41 है। इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है? अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक ना। स्वेद, यकृत, तो यकृत अंतःस्रावी ग्रंथि आपका यकृत, लीवर, लार ग्रंथि तो है नहीं, स्वेद ग्रंथि भी नहीं है, यकृत यानी लीवर ये सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक ना। थायराइड ग्रंथि यानी यकृत जो है इसमें से अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है। यकृत यानी लीवर, ओके, थायराइड ग्रंथि तो नहीं है। यकृत यानी लीवर जो है ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है, ओके। आई होप समझ गए होंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन फल पकाने में प्रयुक्त होता है? अब देखिए कौन इसमें हार्मोन है जो फल पकाने वाला है? तो फल पकाने वाला जो हार्मोन है प्यारे वो है एथिलीन, ठीक है। आप देखे होंगे, जब आपको स्मरण होगा तो बहुत बढ़िया है, जब आम आप देखे होंगे जब पेड़ पर रहता है और ज़्यादा दिन तक ले हो जाता है तो ये देखते होंगे कि इस पे इसको टच कीजिएगा ना तो इस पे भूरा टाइप के जो होता है, ठीक है, इसमें से क्या होता है कि हाथ में लग जाता है, टच कीजिएगा तो, ठीक है ना। वही एथिलीन जो है ये गैस के रूप में पाए जाने वाला हार्मोन है जिसको फल पकाने वाला हार्मोन कहते हैं। हाँ, या फल पकाने में इसका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है, ठीक है। आम को तो ज़्यादा मात्रा में पकाने में किया जाता है, ठीक है। आई होप मेरे प्यारे समझ गए होंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो देखिए यह इंसुलिन जो है एक अंतःस्रावी ग्रंथि से, ठीक है, स्रावित होने वाला ये हार्मोन है इंसुलिन, ठीक ना। अगर ये हार्मोन आपको सही मात्रा में नहीं स्रावित हो तो आपका एक रोग होगा जिसका नाम है मधुमेह, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में डायबिटीज बोलते हैं और आम भाषा में इसको चीनी की बीमारी बोलते हैं, शुगर की बीमारी, ठीक है। तो ये आपको इंसुलिन जो हार्मोन है यही स्रावित नहीं होता है जिसके कारण ये मधुमेह रोग हो जाता है, ओके। तो मेरे प्यारे आई होप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि ईस्ट में अलैंगिक जनन, ईस्ट में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि है। देखिए मुकुलन क्या है, वो मेरा क्या है, मुकुलन है। ईस्ट में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि पाई जाती है, तो मुकुलन। मुकुलन के द्वारा जो ईस्ट होता है, ईस्ट यानी ईस्ट यानी खमीर, आप जानते होंगे, खाबर सोटा जिसको बोलते हैं, वो मुकुलन क्रिया द्वारा क्या होता है अपने खमीर, आप जानते होंगे, खाबर सोटा जिसको बोलते हैं, वो मुकुलन क्रिया द्वारा क्या होता है अपने संख्या में वृद्धि करता है। ओके, आई होप मेरे प्यारे समझ गए होंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमसे कह रहा है, अर्थात क्वेश्चन नंबर 45 जो है, इसमें हमसे बोल रहा है कि मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है। ठीक है, तो मानव में जो निषेचन की क्रिया जो होती है वो आपका फैलोपियन नलिका में होती है। कहाँ होती है, फैलोपियन नलिका में, गर्भाशय में बच्चा पलता है, और ये योनि जो है वो आपका क्या है कि मानव का जनन अंग है। ठीक है, तो कहाँ होता है, अंडाशय तो ओवरी हो गया, उसका भाग हो गया, तो निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, फैलोपियन नलिका में होती है। ओके ओके, तो समझ गए होंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमसे बोल रहा है कि आनुवंशिकता के पिता किन्हें कहा जाता है। ठीक ना, पापा। आनुवंशिकता के पापा ये जो है हु इज नॉन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है ना, ग्रेगर जॉन मेंडल साहब हैं। ठीक ना, ग्रेगर जॉन मेंडल, पूरा नाम है इनका ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जोहान मेंडल साहब। ठीक ना, ये क्या है, आपकी आनुवंशिकी के पापा है। आप आनुवंशिकी जेनेटिक कोड समझ रहे होंगे। ठीक ना, जिसके कारण पैतृक गुणों का निर्धारण होता है। अगर आपके माता पिता में या हमारे मम्मी पापा में जो भी गुण है वो हमें में ट्रांसफ़र होता है। ये इस सब चीज़ का मतलब पता लगाने वाले व्यक्ति जो थे ये थे मेंडल साहब थे। ठीक ना, आई होप मेरे प्यारे समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर हमसे नेक्स्ट कह रहा है कि जीव मऊल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है। जीव मऊल, ठीक ना, मंडल का है। ठीक ना, बात बराबर बायोस्फीयर। ठीक है, इसमें देखिए हमारे पृथ्वी पर जितना भी जीव है, पेड़ पौधे हो गए, ठीक ना, ये सभी किस पे निर्भर है मेरे प्यारे, तो उस सभी जो है आपका निर्भर है किस पे, तो आप भली भांति जानते होंगे सूर्य। अगर बताइए आप ही कि अगर सूर्य न रहे तो क्या होगा। सूर्य जो है ऊर्जा का मुख्य रूप से स्रोत है, जो कि पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं और उस भोजन को हम लोग क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो सूर्य ही जो है आपके जीवमंडल या जीवमंडल बायोस्फीयर का क्या है, मुख्य स्रोत है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है 48 कि जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। ठीक ना, तो जातियों की उत्पत्ति तो ये तो डार्विन साहब का है ना, डार्विन साहब। ठीक ना, कौन है, डार्विन साहब। लामार्क तो है नहीं, मेंडल साहब तो अभी आनुवंशिकता के पिता है। तो जातियों की उत्पत्ति जो, ठीक है, तो आई होप मेरे प्यारे समझ गए होंगे। 48 क्वेश्चन जो हो गया आपका समाप्त हो गया। अब दूसरे सेट को हम लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले इजाज़त, मिलते हैं मेरे प्यारे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगले नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। ओके।